के लिए मेघना। और इसी के साथ चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, जहां आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन में काफी लंबे वक्त से जंग चल रही है और दोनों में चल रहा ये संघर्ष आखिर कब खत्म होगा, इसी सवाल के जवाब का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। पिछले कुछ दिनों से इस जंग को रुकवाने की तमाम कोशिशों में भी तेजी आई है और इसी का नतीजा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फोन पर 90 मिनट तक बातचीत की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने और लंबे समय तक शांति बहाल करने के तरीकों पर चर्चा की। इस वार्ता के बाद में रूस 30 दिनों के सीज फायर पर राजी तो हो गया है, पर कुछ शर्तों के साथ, कुछ मांगों के साथ। क्या है वो मांगे बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस वार्ता से पहले यूक्रेन 30 दिनों के सीज फायर के प्रस्ताव पर राजी हो चुका है और अब बारी थी पुतिन की। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर आखिर क्या कुछ बातचीत हुई है। नजर डालते हैं वार्ता के अहम बिंदुओं पर। तो दोनों के बीच ये बातचीत हुई है शाम 7:30 बजे। ये वार्ता दोनों के बीच कल शुरू हुई, 90 मिनट तक ये वार्ता चली है और इस दौरान कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पुतिन को मनाने में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब रहे हैं अपने प्रस्ताव के जरिए, इस युद्ध विराम के प्रस्ताव के जरिए। 30 दिन तक अब रूस यूक्रेनी ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करेगा, इस बात पर सहमति बन चुकी है दोनों के बीच में। साथ ही लेकिन यह भी शर्त रखी गई है कि यूक्रेन भी रूस के एनर्जी ठिकानों पर हमला नहीं करेगा, यानी कि दोनों की तरफ से जो ऊर्जा के ठिकाने हैं उन पर हमला नहीं किया जाएगा। यूक्रेनी शहरों और सैन्य ठिकानों पर हालांकि जो हमले हैं वो जारी रह सकते हैं, ये बात भी इस दौरान नजर आई है। हालांकि अभी एक आखिरी वार्ता होना भी बाकी है। साथ ही सैनिकों की अदला बदली पर भी सहमति बन चुकी है दोनों के बीच में। रूस और यूक्रेन के बीच में जो बंदी सैनिक हैं उनके बीच में अब अदला बदली होगी। दोनों पक्षों के 175 कैदियों को मुक्त किया जाएगा यूक्रेन और रूस की तरफ से। साथ ही 23 गंभीर रूप से घायल यूक्रेनी सैनिकों को भी रूस जो है वो यूक्रेन को सौंप देगा, जो गंभीर रूप से सैनिक घायल हुए। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बातचीत के दौरान एक चीज पर और डिस्कशन हुआ, जो बातचीत हुई है कि विशेषज्ञों की अब एक टीम बनाई जाएगी। जी हाँ, युद्ध को खत्म करने के लिए एक अस्थायी संघर्ष विराम पर्याप्त नहीं है, ये बात दोनों की तरफ से इस बातचीत के दौरान कही गई। साथ ही समस्या की जड़ तक जाकर स्थायी समाधान निकालना बेहद जरूरी है, इस बात पर भी सहमति ट्रंप और पुतिन की तरफ से जताई गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब जो ये विशेषज्ञ समूह बनेगा वो रूस अमेरिका मिलकर इस समूह को बनाएंगे और ये जो पूरा समूह बनेगा विशेषज्ञों का, वो यूक्रेन संकट के समाधान के लिए स्टडी करेगा। पूरी रिसर्च अब इस पर की जाएगी, जो विशेषज्ञों का समूह बनेगा। और साथ ही जो कूटनीतिक कोशिशें हैं उनको भी आगे आने वाले समय में मजबूत किया जाएगा। तो ये तो बात रही विशेषज्ञों की टीम की और इस बातचीत की, लेकिन इसके साथ ही इस युद्ध विराम पर तो राजी हो गए, लेकिन इसके साथ ही कई सारी शर्तें भी रूस की तरफ से रखी गई, जिसमें सीज फायर के दौरान यूक्रेन में सेनाओं की गतिविधि बंद रहे, ये बात कही गई है। गारंटी मिले कि यूक्रेन जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में ही रहेगा, ये बात रूस की तरफ से कही गई है। पुतिन की तरफ से ये मांग की गई है। साथ ही कहा गया कि अमेरिका और यूरोप यूक्रेन की हथियार सप्लाई जो है उसको रोक दिया जाए, उस पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा जंग के दौरान कब्जाई हुई जमीन पर रूस का कंट्रोल होगा, यह भी एक शर्त रूस की तरफ से इस वक्त रखी गई है इस युद्ध विराम के प्रस्ताव को लेकर। साथ ही ब्लैक सी में जहाजों की सुरक्षा के मुद्दे पर बातचीत शुरू होगी, ये बात भी रूस की तरफ से कही गई। इसके साथ ही रूस की तरफ से एक बात और कही गई, ये एक बार फिर से दोहराया गया कि नाटो देश वादा करे कि यूक्रेन को मेंबरशिप नहीं दी जाएगी। तो ये तमाम जो मांगे हैं, तमाम जो शर्तें हैं, वो रूस की तरफ से रखी गई हैं। इसके साथ ही व्लादिमीर पुतिन की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार वो भी आपको बता देते हैं। रूस के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया कि किसी भी अस्थायी सीज फायर से यूक्रेन की सेना को ही फायदा होगा। जंग के मैदान में पिछड़ रहे यूक्रेन की अगर हम बात करें तो यूक्रेन को इससे सैनिकों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी, ये बात व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कही गई है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि अमेरिका और रूस के बीच बीते 2 महीनों की अगर हम बात करें तो 4 बार वार्ता हुई है इस पूरे युद्ध विराम को लेकर के। सबसे पहले बात हुई 12 फरवरी को, ट्रंप और पुतिन ने फोन पर आपस में बात की, तो ये पहली वार्ता रही। उसके बाद दूसरी वार्ता हुई 27 फरवरी को, जहां इस्तांबुल में यूएस और रूसी डिप्लोमेट्स के बीच में ये बैठक हुई थी, ये वार्ता हुई थी और सीधे तौर पर इसमें कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। उसके बाद में 13 मार्च को ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ की पुतिन से मुलाकात हुई और इस युद्ध विराम को लेकर चर्चा हुई, जिसके बाद में अब 18 मार्च यानी कि कल ट्रंप और पुतिन ने सीज फायर पर 90 मिनट तक बात की। और सीधे तौर पर हम देखें तो कई सारी शर्तों के साथ अब सीज फायर पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। ताजा अक्षय, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? 90 मिनट तक ये बातचीत हुई है।
कुछ है नहीं मेरे पास अब। चलिए, हमारा संपर्क अभी उनसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश हम अक्षय से करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर नजर आता है कि अभी इस वक्त जो ये फोन पर बातचीत हुई है, 90 मिनट तक ये फोन पर बातचीत हुई है, और इस बातचीत में सीधे तौर पर जो 30 दिनों का सीज फायर की बात कही जा रही है, उस पर रूस जो है राजी हो गया है, लेकिन साथ ही कुछ शर्तें भी हैं। और इसी पर ताजा अपडेट भी हम अपने सहयोगी से लेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो लगातार हम बात कर रहे हैं कि रूस और यूएस के बीच में जो बातचीत हुई, यानी कि ट्रंप और पुतिन के बीच जो 90 मिनट की वार्ता हुई, उसमें कई सारी चीजें निकलकर सामने हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अक्षय, ये जो बातचीत हुई 90 मिनट की, ये बातचीत रही जिसमें कई सारी शर्तों के साथ कहीं ना कहीं रूस राजी हो चुका है सीज फायर के लिए। जी कृतिका, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो सभी बातें आपने बताई ठीक उसी तरह से ये कुछ कंडीशंस दोनों तरफ से रखी गई है। चाहे वो कहीं ना कहीं रशिया की तरफ से ये मांग हो कि वेस्ट को, यानी कि पश्चिमी देशों को यूक्रेन को हथियार देना बंद करना पड़ेगा इससे पहले कि किसी भी तरह से शांति स्थापना की जाए। अब बड़ा सवाल ये भी है कि कितनी टेरिटरी, यानी कि कितना कब्जा किया हुआ क्षेत्र रूस को दिया जाएगा, क्योंकि उनकी डिमांड ये है कि डॉनबास जो रीजन है जहां पर रूसी बोलने वाले लोग रहते हैं, दोनेत्स्क जो रीजन है जहां पर रूसी बोलने वाले लोग ज्यादा रहते हैं, जिसके ऊपर अभी रशिया ने कब्जा किया हुआ है, वो रशिया डिमांड कर रहा है कि उसको सौंप दिया जाए, क्योंकि वहां के लोगों की रशिया के हिसाब से यही मांग थी कि वो जितनी भी टेरिटरी थी वो गलत थी यूक्रेन के पास रहना, क्योंकि वहां पर जो लोग रहते हैं वो रूसी बोलते हैं और वो रशिया के साथ ही जुड़ना चाहते थे, और यूक्रेन में उन्हें ज़बरदस्ती रखा गया था। दूसरी बात यह है कि नेटो में कभी भी यूक्रेन को शामिल ना किया जाए, और पुतिन ने यही कहा कि नेटो में शामिल होना ही सबसे बड़ी वजह थी कि जंग की शुरुआत हुई। तो किसी भी तरह से पीस कीपिंग फोर्सेस है वो नेटो की यूक्रेन में नहीं आ सकती, ये डिमांड रशिया द्वारा की गई है। लेकिन अभी भी पश्चिमी देश, खासतौर पर यूरोपीय देश है, उनके अंदर चिंता ये बढ़ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच जो बातचीत हो रही है उसमें यूक्रेन की बात ज़्यादा नहीं मानी जा रही, या फिर यूक्रेन का एक तरह से होता है वो ज़्यादा सुना नहीं जा रहा है। तो किस तरह से ये जो डील होगी ये स्थायी तौर पर होगी, इसको लेकर अभी बड़े सवाल जारी है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो अब आगे भी क्या वार्ता की उम्मीद की जाए कि तीनों देश जो है वो एक टेबल पर आकर के वार्ता करेंगे और उसके बाद में एक आखिरी सहमति बनाई जाएगी इस युद्ध विराम को लेकर के? अब देखिए कृतिका, आपने अच्छा सवाल पूछा कि क्या तीनों देश एक साथ बातचीत करेंगे, तो इसका जवाब यही है कि अभी तक जो बातें हमने देखी है, जितने 3 सालों से जो ये जंग चल रही है, तो तीनों जो पार्टीज़ है, जो इसमें मेन पार्टीज़ है, वो आपस में बात नहीं कर रही है। पहले बात केवल यूक्रेन और अमेरिका की होती थी, और अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बातचीत केवल पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हो रही है। इसमें यूक्रेन की ज़्यादा बात नहीं मानी जा रही है। इनफैक्ट अगर बात की जाए 3 हफ्ते पहले जिस तरह से प्रेसिडेंट यूएस गए थे और वहां पे जिस तरह से उनकी और वहां के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के बीच में थी कि एक तरह से बहस हुई थी, उसके बाद ये माना जा रहा है कि यूक्रेन कहीं ना कहीं ये चीज समझ चुका है कि अगर उसको डील करनी है तो उसको कहीं ना कहीं अब अमेरिका से ज्यादा बाकी जो यूरोपीय देश है उसके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, चाहे वो हथियार की बात हो या फिर फंडिंग की, क्योंकि तीनों देश अगर आपस में बात करते हैं तो सबसे अहम चीज यही रहती है कि आपस में बात करके किसी सोल्यूशन की तरफ आते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है और आगे होने की संभावना भी कम लग रही है, क्योंकि जैसे ही रशिया और यूक्रेन की बातचीत की बात होती है तो दोनों अपनी अपनी मांगों को लेकर अड़ जाते हैं। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम अपडेट्स और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखेगा। इसी के साथ अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि इजरायली सेना ने सोमवार को गजा पट्टी पर जबरदस्त हवाई हमले किए, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और साथ ही सैकड़ों लोग घायल हो गए। जनवरी में युद्ध विराम प्रभावी होने के बाद गाजा पर इजराइल का यह सबसे बड़ा हवाई हमला है। रमजान के दौरान हमले को उस समय अंजाम दिया गया जब लोग सुबह सहरी की तैयारी कर रहे थे।
और साथ ही आपको यह भी बता दें कि इजरायली सेना के पिछले 24 घंटों के दौरान हमलों में हमास में प्रधानमंत्री की हैसियत रखने वाला एसासदीन अब्दुल्ला अल दलिस भी मारा गया। वो गजा पट्टी में